गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, रियल हम जो अपना पेपर है वो अपन पढ़ रहे थे। इसके साथ में मैट्रिक स्पेस में था जिसकी एक यूनिट थी, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट फर्स्ट। और जो आपकी रियल में सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट यूनिट बची अपनी यूनिट 4। ठीक है, वो रियल में ही है। चैप्टर नंबर 7 है, वो अपने को पढ़ना है और उसका नाम है एक समान अभिसरण, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ये अपनी लास्ट की यूनिट है, 5वीं यूनिट है। ओके, तो सबसे पहले तो आपका इसका नाम पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना है, नाम है एक समान अभिसरण, यूनिफॉर्म एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सीधी सी बात यही है कि जो इनकी परिभाषाएं, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा जो अपनी सेकेंड यूनिट थी जिसमें अपन ने वास्तविक अनुक्रम पढ़ा है, जिसमें अभिसारी होने की कंडीशन अपन ने लिखी है, जो अनुक्रम के लिए थी, उपानुक्रम के लिए थी, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे काम में आएगा, देखो इसके नाम में है अभिसरण, तो यहाँ पे अभिसारी होना न होना वो सब यहाँ पे काम में आएगा। तो जो अपनी यूनिट सेकेंड थी, चैप्टर नंबर 3 था रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम, उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए आज हम नई यूनिट अपनी 5 लास्ट यूनिट। तो पहले देखिएगा कि अपन यहाँ पे कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल है, कुछ थ्योरम है, बस यही पढ़ेंगे। ओके, देखिए आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है। पहली जो परिभाषा है वो है फलनों के अनुक्रम का बिंदु से अभिसरण। एक समान अभिसरण नहीं है, पहले कौन सा है, बिंदु से अभिसरण, जिसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। इसको बिंदु से अभिसरण क्या बोलोगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, जो आपका एक समान अभिसरण है इसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। थोड़ा सा आप इनकी इंग्लिश भी ध्यान में रख लेना। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है, कोई फलन होगा और उसका कोई अनुक्रम होगा, और वो उसका आपको ज्ञात करना है बिंदु से अभिसरण, कि वो बिंदु से अभिसारी कब होगा, विसरण कब होगा, या किसको अभिसरण होगा, बिंदु से अभिसरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फलनों के अनुक्रम का बिंदु से अभिसरण। ओके, तो देखिएगा इसकी परिभाषा होती क्या है, उसके लिए देखिए सबसे पहले एफ एन है वो कोई फलन है। एफ एन क्या है, कोई फलन है। ध्यान से सुनना आज की क्लास में, ये इसकी पहली क्लास है, बेसिक है, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए तभी क्लियर हो पाएगा। एफ एन है कोई फलन है, वो डी से आर में परिभाषित है, जहां डी कंटेनिंग आर, डी इसका प्रांत बोल सकते हो आप, डोमेन, और आर रियल सीक्वेंस, मतलब डी के अवयव आर में विद्यमान, डी कंटेनिंग आर। तो कोई फलन है वो कहां पर परिभाषित है, वो डी से आर में परिभाषित है, जहां पे डी के अवयव आर के ही अवयव है, डी कंटेनिंग आर। ओके, ये इसका प्रांत हो जाएगा, ये इसका सह प्रांत हो जाएगा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, तब सबसे पहले क्या करेंगे,
फलन एफ है, जो एफ है उसके संगत 4 होल x बिलोंग्स टू डी। 4 होल का मतलब है कि डी के प्रत्येक अवयव के लिए एक मैंने ले लिया है x, ठीक है। आप इनके भिन्न भिन्न अवयव ले सकते हो, इनके लिए जो आपका अनुक्रम है वो प्राप्त करना है, यानी एफ एन एक्स और डी का अनुक्रम, मतलब इसमें एफ एन एक्स के मान होंगे, भिन्न भिन्न मान होंगे, ठीक है, वो अपने को प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से कोई आपको फलन दिया जाएगा, उसका मान आपको दिया जाएगा, डी कंटेनिंग आर होगा उसमें, तो आपको क्या करना है, उस फलन का अनुक्रम प्राप्त करना है एक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए। ओके, तो आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, इसकी हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। जैसे कि अपने को देखो फलन का मान दिया गया है एफ एन एक्स इज इक्वल टू की पावर माइनस एन एक्स, ये आपको पहले भी करवा चुके हैं, सेम वही है, देखिए ई की पावर माइनस एक्स, एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, और ये आप जानते हैं 4 होल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब इसका यदि अनुक्रम ज्ञात करोगे तो आपको पता ही है, इसमें देखो इसका पहला पद आ जाएगा एफ, ये 1x, दूसरा पद एफ 2x, तीसरा पद f3x, इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, अब f तो 1x है, वो क्या हो जाएगा, n की जगह रखोगे 1, कितना हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, f2x का मान e की पावर माइनस 2x, n इज इक्वल टू 2, बिलोंग्स टू कैपिटल n, f3x का मान e की पावर माइनस 3x। ओके, तो fnx का मान कितना होगा, f1x e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 3x। तो ये अपना एक अनुक्रम आ गया, आप देख सकते हो, ये अपने को प्राप्त करना था, तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पे कोई अनुक्रम अक्षय का मान दिया गया था, यहाँ पे फलन है एफ एन एक्स, उसका मान दिया गया, बस इतना सा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपको इसमें केवल एन की जगह वहां पे जैसे अक्षय था तो x1 x2 x3 x4 इस प्रकार ज्ञात किए थे, और यहाँ पे f(x1) सॉरी f1x f2x f3x डॉट 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 इसी प्रकार अनंत तक, क्योंकि अनुक्रम में भी अनंत पद थे, यहाँ पे इसमें भी जो ये अनुक्रम होगा फलन का, इसमें भी अनंत पद होंगे, e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x e की पावर माइनस 3x डॉट 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 इस प्रकार से, यहाँ पे ये फलन इस प्रकार परिभाषित है। तो ये जो दिया गया फलन है, इसके लिए जो अनुक्रम होगा वो इस प्रकार होगा, ठीक है। और यदि आप देखना चाहो तो इसमें अपन ने जो एन के मान रखे हैं वो 1 से 4 रखे हैं और अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके लिख लीजिए आप इसको ऐसे कैसे। अब देखिए इसके बाद में अपन परिभाषा लिखते हैं, बिंदु से अभिसरण की पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। और देखिएगा जो आपने अब तक पढ़ा है, जो अपनी सेकंड यूनिट है उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, देखिए क्या है। यदि डी कंटेनिंग आर कोई समुच्चय है तो आप समझ गए होंगे डी के अवयव है वो आर के अवयव है, ठीक है। डी प्रांत है और आप आर रियल सीक्वेंस, तब
तब इस पर परिभाषित वास्तविक फलनों का अनुक्रम कौन हो जाएगा? fnx, ये आपको बता ही दिया है। अनुक्रम fnx है। वो डी पर क्या कहलाएगा? वो डी पर बिंदु से विसरण कहलाएगा। कौन कहलाता है? अनुक्रम fnx। fnx है क्या? ये वास्तविक फलनों का कोई अनुक्रम है। अभी अभी आपने लिखा है। ये कहाँ पर परिभाषित है? ये डी से आर में परिभाषित है, जहाँ पे डी कंटेनिंग आर। ओके, कहलाता है यदि ये कंडीशन आप ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। देखिए आप याद कीजिए, ये अपने पास कंडीशन थी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l। अब पिसारी होने की अनुक्रम xn है, यदि l को विसरित होता है तो ये कंडीशन थी। तो कुछ भी अंतर नहीं है, आप देख लीजिए जो अक्षय अनुक्रम है उसकी जगह अनुक्रम fnx है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? खाली परिवर्तन ही तो हुआ है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो l को अभिसरित होता है, ये किसी फलन को अभिसरित होगा fx से। आप क्या समझते हो कि इसका मान है वो अक्ष के पदों में है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। अक्ष की जगह लेते हो y तो ये आ जाएगा fny fy। अक्ष की जगह लेते हो z, यही मतलब होता है फॉर ऑल कि जो d का अवयव होगा उनके लिए ये सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रम fnx वो किसको अभिसरित हो रहा है? वो किसी फलन fx को अभिसरित हो रहा है। और आपने ये देखा भी है, अभी अभी जो हमने लिखा है उसमें देखिए आप, जो fnx के मान आए हैं वो क्या आए हैं? e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 3x। वो अक्ष के पदों में थे, यानी आप उनको fx बोल सकते हो। यानी अभी जो एग्जाम्पल लिखा उसके लिए आप समझ सकते हो कि जो आपका अनुक्रम था fnx वो उन्हीं में से किसी को अभिसरित होगा, चाहे वो e की पावर माइनस एक्स को अभिसरित हो जाए, चाहे वो e की पावर माइनस 2x को अभिसरित हो जाए, चाहे वो e की पावर माइनस 3x को अभिसरित हो जाए। वो होगा किसको? ये बात की बात है, लेकिन fx से आपको समझना है कि मान है वो अक्ष के पदों में कोई फलन होगा, इसीलिए इसने बोला यहाँ पे fx। नहीं तो ये कोई कांस्टेंट भी बोल सकता था, जैसे कि वहां पे l इसने बोला था। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। डी कंटेनिंग आर कोई समुच्चय है, तब इस पर परिभाषित वास्तविक फलनों का अनुक्रम fnx, ये आपको अनुक्रम का दर्शाने का तरीका क्या कहलाएगा? डी पर बिंदु से विसरण कहलाता है। यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। इससे थोड़ा बहुत आप इसमें कंपैरिजन कर लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। ओके, लिखो आप इस परिभाषा को। यह इसकी दूसरी परिभाषा, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दियर एग्जिस्ट एंड 0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार होगा कि, या इस प्रकार विद्यमान होगा कि ये कंडीशन भी आपकी पटी हुई है।
ये अनुक्रम के लिए पढ़ी हुई है, लेकिन आपकी पढ़ी हुई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। आपने देखो यही पढ़ा है, ये या इसको क्या लिख सकते हो, एक्सएल माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो अनुक्रम एक्सएल है उसकी जगह है अनुक्रम एफ एन एक्स, जो एल है उसकी जगह एफ एक्स है, और बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं। ओके, तो ये वही कंडीशन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 n0 बिलोंग्स टू n, और इसके साथ में x बिलोंग्स टू d। ओके, ये थोड़ा सा अलग है कि n0 है वो वहां पे केवल एप्सिलॉन पर निर्भर था, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ वो अक्ष पर भी निर्भर रहेगा। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये दोनों प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई बिंदु से अभिसरण की, कि कोई आपका अनुक्रम है fnx, वो आपका ना बिंदु से अभिसरण कब होगा, तो कंडीशन आपके पास है, सामने है, कौन सी, ठीक है, इतना हो लिखिए आप। तो आपको एक पॉइंट लिखना है नोट लगा के, क्या कि जो फलन एफ एक्स है, अब देख लीजिए एफ एक्स क्या है, इसको अब विसरित हो रहा है कौन, एफ एन एक्स। एफ एक्स है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे एफ एन एक्स का सीमा फलन, एफ एन एक्स का सीमा फलन एफ एक्स, यानी जिसको अभिसरित हो रहा है वो होगा सीमा फलन, ठीक है, एफ एक्स को अभिसरित हो रहा है कौन, एफ एन एक्स, एफ एन एक्स है वो एफ एक्स को अभिसरित हो रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो एफ एक्स को क्या बोलोगे, सीमा फलन बोलेंगे, किसका, एफ एन एक्स का, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए एग्जाम्पल, कोई सिंपल सा एग्जाम्पल अपन ले लिया है, एफ एन एक्स का मान है एक्स अपॉन है, ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यदि अब हम मान याद करें इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x, तो कितना मान आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x का मान x अपॉन n पे लिमिट अप्लाई करोगे, इंफिनिटी मान क्या हो जाएगा, 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, x अपॉन इंफिनिटी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे fx का मान क्या है, 0 आया। देखो अपनी परिभाषा क्या थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x इज इक्वल टू fx, तो वो fx को विसरित हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका फलन का मान दिया गया जो कि d से r पर परिभाषित है, ये फलन है वो अभिसरित होगा किसको, वो शून्य को अभिसरित होगा, यानी यहाँ पे fx का मान आप समझ सकते हो क्या है, 0 है, ठीक है, इतनी बात। तो ये सिंपल इसकी कंडीशन है।
तो आप बोल सकते हो कि जो आपका अनुक्रम एफ एन एक्स है वो आर पर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो जीरो ये मान किसका है, एफ एक्स का ही तो है। अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, बिंदु से विसरण। पहले ये बोल रहे थे कि अभिसरित होता है, अब क्या बोल देंगे, बिंदु से अभिसरण, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये नोट आप पहले तो ये नोट लगाई, पॉइंट लिखोगे कि एफ एक्स को भाई यहाँ पे बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, तो एफ एक्स का नाम जो नाम होगा वो होगा सीमा फलन। किसका, एफ एन एक्स का। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये जीरो का विसरित हो रहा है, ऐसा लिखते हैं। ओके, लिख लीजिए इसको ऐसे कैसे। अब देखिए इसका अगला एग्जाम्पल है, इसी का बिंदु से विसरण। आपको और थोड़ा सा विस्तार से इसको समझने को मिलेगा, देखिएगा। ये कोई एग्जांपल है, एफ एन एक्स का मान एक्स की पावर है 4 और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, एन आप जानते हो बिलोंग्स टू कैपिटल, एन आप जानते हो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब देखिए, तो ये अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो एक्स का मान है वो 0 के बराबर है, एक हम 1 के बराबर है, एक इनके बीच में। तो कितनी कंडीशन हो गई, कुल 3 कंडीशन हो गई। एक्स का मान है वो 0 के बराबर हो तब ये एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान है वो 1 हो तब क्या होगा, ठीक है, और एक्स का मान है वो 0 और 1 के बीच में हो तब क्या होगा। तो देखिए देखिए, जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो ये 0 की पावर कुछ भी हो, ये 0 ही रहेगा। अब यदि इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। बात समझ में आपके आगे होगी इस मान के लिए। अब देखिए, जो x का मान हो क्या हो, अगर 0 और 1 के बीच में हो तो आपको कोई भी मान लेना पड़ेगा अपनी तरफ से समझने के लिए कि जो x है उसका मान अपन को लेना है 0 से 1 के बीच में। आप स्वयं कुछ भी ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे। ओके, तो जैसे अपन लेते हैं x बराबर 1/2 ले लेते हैं सिंपल। ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लेना समझने के लिए। यहाँ पे कितना मान हो जाएगा, देखो 1/2 की पावर है। अब यदि इस पर लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, इस पे लिमिट अप्लाई करते हो तो देखो ऊपर तो रहेगा 1, तो जो 1 है इसकी पावर तो कुछ भी हो, ये 1 ही रहेगा। अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर है, उस पे लिमिट अप्लाई करोगे, अपॉन में इंफिनिटी मान क्या हो जाएगा। बात आगे समझ में, तो जब x का मान है वो 0 से 1 के बीच में, तब भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स का मान 0, यानी आप समझ सकते हो कि एफ एक्स का मान क्या रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और जब x इक्वल टू 0 है तब भी 0 आ रहा है। ओके, तो आपको कोई भी मान ले लेना है, इससे आपको समझना ऊपर तो रहेगा 1, इसकी पावर कुछ भी हो, ये अपॉन 2 की पावर है, 2 की पावर इंफिनिटी, और ये अपॉन में है इंफिनिटी, मान क्या हो जाएगा 0 ऊपर 1, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0। ओके, अब एक कंडीशन और बचती है कि जब x इक्वल टू क्या हो 1,
यहाँ पे जो x है वो एक अंतराल में परिभाषित है, इससे थोड़ा सा अलग बन गया। ओके, x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से क्या होगा, एफ एन एक्स इज इक्वल टू ये 1 की पावर n, तो इसका मान देखो कुछ भी हो, यहाँ पे n बराबर आप 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, 1 की पावर कुछ भी हो, मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसा नहीं करना कि तो n है उस पे मान लो यदि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी नहीं, 1 के लिए ये रूल लागू नहीं होता है, जो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही वो रहेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x इज इक्वल टू 1। या आप देखो दूसरा तरीका भी है, जैसे ये आपका फलन है f n x और इसका अनुक्रम ज्ञात करते हो तो इसका पहला पद क्या होगा, 1 की पावर 1 n बराबर 1 रखोगे, दूसरा पद 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, सारे पद क्या आएंगे, इसका 1 ही आएंगे। तो इसमें यदि आप एक लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या रहेगा, ये 1 ही तो रहेगा, 1 1 1 1, उस पर आप किसी पे भी लिमिट अप्लाई करो मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो जो आपको तरीका ठीक लगे उससे आप समझ लेना। तो ये 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन के लिए 2 प्रकार के मान आते हैं, किसके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स के, या ऐसे बोल दो एफ एक्स के। कौन कौन से, 0 और 1। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो तो जब x का मान क्या है, ये देखो 0 के बराबर है और ये देखो 0 से 1 के बीच में है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स का मान 0, और जब x इज इक्वल टू 1 है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स का मान 1। यानी ये मान किसके हो जाएंगे, एफ एक्स के। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स बराबर एफ एक्स का मान भी ये होगा 0 होगा जब ये होगा, और 1 ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये है वो 0 को अभिसरित होगा, 1 को अभिसरित होगा इन कंडीशन के लिए। x के मान इस प्रकार होंगे तो जो आपका एफ एन एक्स है वो इसको अभिसरित हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसे। तो यदि जो मान आया है ये आपको पता है एफ का मान है जो अपने परिभाषा लिखी है उस हिसाब से, तो यदि इसको एफ बोले, ये केवल प्रतीक चिन्ह है। जो आपका अनुक्रम एफ एन एक्स है उसका मान एक्स की पावर एन है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 है, उसके लिए यह अभिसरित होगा किसको, 0 और 1 को होगा इन कंडीशनों के लिए। ओके, अब ये खाली अपन इसको नाम दिया एफ एक्स। तो ये यदि एफ एक्स हो तो जो आपका अनुक्रम एफ एन एक्स है वो किसको अभिसरित हो जाएगा, वो एफ एक्स को अभिसरित होगा, क्योंकि इसको अभिसरित हो रहा है और इसको अपन ने सिंपल रूप में या शॉर्ट रूप में नाम दे दिया एफ एक्स।
तो जो आपका अनुक्रम एफ एन एक्स है वो सीमा फलन, ये एफ एक्स क्या है, इस अनुक्रम का सीमा फलन है। यदि अभी हमने नोट लगा के पॉइंट लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, सीमा फलन। इसको अभिसरित होता है, अर्थात लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये अपनी परिभाषा थी जहां पे एफ एक्स का मान ये था, ओके, और ये अपना आया है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब इसी के साथ में देखिए जो आपने दूसरी परिभाषा लिखी है एप्सिलॉन के पदों में, एन जीरो के पदों में, जहां पे लिखा आपने एन जीरो एप्सिलॉन और अक्ष पर निर्भर है, वो कंडीशन यहाँ से आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो वो कंडीशन है क्या, देखिए आप इसी के साथ में यहां से अपन कोई एप्सिलॉन का मान डिफाइन करना है। तो मैंने मान लिया है एप्सिलॉन का क्या, 1/3। आप जानते हो ये जीरो से बड़ा होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और 1/3 वो 0 से बड़ा ही है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 ग्रेटर देन 0 हो। तो अपना अंतराल क्या है, अंतराल ये है 4 x बिलोंग्स टू 0 1। तो पहले ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। अब यदि आप दूसरी परिभाषा की बात करो तो उसमें एफ एन एक्स और एफ एक्स के मान चाहिए। तो x बराबर 0 पर देख लीजिए, एफ एन एक्स और एफ एक्स है ना, दोनों के मान क्या है, 0। हालांकि इसको अपने प्रतीक चिन्ह बोला है, लेकिन ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू इसकी परिभाषा डेफिनेशन। तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0। आप देख लीजिए x बराबर 0 पर, ओके। तो जो अपनी परिभाषा थी वो क्या थी, ये था एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मान। इसका मान ज्ञात करते हैं, लेस देन एप्सिलॉन आता नहीं आता, एफ एन एक्स 0 क्या रहेगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और 0 क्या है, लेस देन एप्सिलॉन में तो है, एप्सिलॉन में वो 0 से बड़ा है, तो 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x इज इक्वल टू 0 के लिए, ओके। तो आप लिखिए, थोड़ा सा और है, आपको कुछ समझने को यहाँ पे मिलेगा, तो आप ध्यान से जुड़े रहिएगा, देखिए। तो यदि x इज इक्वल टू 1 तो भी देख लीजिए आप, जो एफ एक्स का मान है वो भी 1 है, और जो एफ एन एक्स है इसका मान दिया गया आपको x की पावर n। हालांकि इसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ध्यान से। तो जो लिमिट अप्लाई हुई है वो मान यहाँ पे आप नहीं देखोगे, ठीक है। जो एफ एक्स का मान है आप एक तो वो देखोगे जो मैंने अभी लिखा है 0 1, और जो एफ एन एक्स का मान x की पावर n से निर्धारित होगा, ठीक है। तो जैसे x की पावर है अभी उसमें रखा x इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट वाला मान अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे मापांक है उसमें इसमें लिमिट अप्लाई नहीं है, ओके। तो यहाँ से दोनों का मान क्या होगा, 1 होगा। एफ एक्स का मान यहाँ पे जो मैंने लिखा है उससे हो जाएगा 0 1 उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और एफ एन एक्स का मान भी x की पावर n से होगा, ये 1 की पावर n 1, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मान अपने को ज्ञात करना है, तो ये भी सेम टू सेम 1 माइनस 1 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई मान आएगा,
अगर आपको ठीक से ध्यान हो तो एन जीरो का मान है वो तभी ज्ञात हुआ है जब यहाँ पे एन के पदों में मान आए। ये अपन एग्जाम्पल किए हैं सेकेंड यूनिट में रियल सीक्वेंस में, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये मान है वो जीरो है, तो ये तो ना सिंपल रूप में ही इससे परिभाषित हो रहा है कि जो जीरो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो जो आपके मान है जीरो और 1x के, उनके लिए तो ये मान सिंपल रूप में आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिए कि बीच में मान लेते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। बीच में लेते हैं जैसे एक बटे दो ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात एफ एन एक्स का मान क्या होगा, एक्स की पावर एन, एक बटे दो की पावर एन, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर। ये मान आप ठीक से लिखोगे, इसका मान वो आएगा जीरो कब आएगा, जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अपने को लिमिट से मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज का। हाँ, लेकिन जो एफ है उसका मान क्या है, जीरो है, कब एक्स बराबर एक बटे दो पर। ये आप देख लीजिए जहाँ पे अपन ने एक्स का मान लिखा ना, उसमें एक्स का मान एक बटा दो यानी जीरो से एक के बीच में है, तो एक्स का मान जीरो ही है, ओके। लेकिन इसका मान जीरो नहीं है, ओके, क्योंकि जो मान है उसमें केवल एफ है और इसमें जो मान जीरो उसके साथ लिमिट है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं इस रूप के लिए। देखिए अब इस रूप को हल करते हैं। मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एन एक्स का मान 1/2 की पावर है, एफ एक्स का मान जीरो, मान कितना है इसका 1/2 की पावर एन का मापांक माइनस में है नहीं, इसको मापांक से बाहर है 1/2 की पावर एन। अब ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, ये तो होना तो चाहिए एप्सिलॉन से छोटा, लेकिन ये छोटा होगा कब, तो देखिए इसको हल करते हैं। इसके साथ में कंडीशन अप्लाई होगी और यहाँ पे अपन ने बहुत सारे एग्जांपल किए, अगर आपको ठीक से याद हो तो देखिए ये एप्सिलॉन से होना छोटा होगा कब, देखिए एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ा है, मतलब मान है वो माइनस में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि अपन मान रखें एन का आपको मान रखना है, ठीक है, तो एन का मान आप रखते क्या हो वो डिपेंड करता है, कैसे देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन का मान है वो जीरो से बड़ा है, तो आप अपनी तरफ से इसका कोई भी मान डिसाइड कर सकते हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 3 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। तो यदि अपन एन का मान देखो कुछ इस तरीके से रखते हैं, जैसे एन का मान ये रखते हैं, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, एन बराबर 2 लिखोगे तो 1/8 आ जाएगा। क्या ये लेस देन एप्सिलॉन हो सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, देखिए एप्स 1/2 लेस देन एप्सिलॉन हो सकता है किसी कंडीशन के लिए इस हिसाब से, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे देखिए। तो ये एप्सिलॉन के लिए तो हो जाएगा सेटिस्फाई, लेकिन देखिए अब हमने एप्सिलॉन का भी मान डिसाइड किया है, एप्सिलॉन का हमने मान डिसाइड किया है 1/3, तो क्या ये मान है वो 1/3 से छोटा होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे एप्सिलॉन है तो आप इसको 1/3 भी दे सकते हो, तो बात है कि देखो ये 0 1/3 में से कौन बड़ा है, 1/3 ही तो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन का मान डिसाइड कर लिया है पहले से 1/3, तो इसके लिए हम मान ज्ञात कर रहे हैं अलग अलग, ओके। तो जो आपकी x इक्वल टू 0 और 1 है उसके लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम दोनों का मान 0 आ रहा है, और जो जो आपका 0 है वो क्या है 1/3 से छोटा है, 1/3 में वो एप्सिलॉन का मान है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये यहाँ पे केवल एप्सिलॉन रहता तब तो ये हो जाता कई मानों के लिए, अब लेकिन अपन ने एप्सिलॉन का मान है वो फिक्स कर लिया है 1/3, तो 1/3 कब होगा देखिए लेस देन 1/3। तो देखो यदि आप n की जगह 1 रखते हो तो कितना आएगा 1/2, 1/3, ये सही है क्या, 1/2 है वो छोटा है 1/3 से, छोटा थोड़ी होगा, 1/2 क्या होगा ये बड़ा होगा ना, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/3 0.2, तो ये होता है बड़ा, तो इसका मतलब n = 1 है, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। n बराबर 2 रखो,
1/4 हो जाएगा, नहीं 1/4 मतलब 0.25, ये 0. अब की बार सेटिस्फाई हो जाएगी। एन बराबर 1 रख लिया, 2 रख लिया, एन बराबर 3 रखो, 1/8 हो जाएगा, ये भी 0.1, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपका 0.25 है, वो भी छोटा है 0.3 से, और 0.1 है वो भी 0.3 से छोटा है। तो एन का मान 1 नहीं होना चाहिए, एन का मान 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन इस कंडीशन के लिए कि एन का मान या तो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, ये मान हो तभी 1/3 यानी एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसको आप एप्सिलॉन ही समझिए, यहाँ पे अपन ने एप्सिलॉन को कोई फिक्स रूप दे दिया है 1/3। ओके, तो जो आपका ये है 1/2 की पावर है, यानी ये समझिए आप, ये एप्सिलॉन जो छोटा होगा 1/3 से छोटा होगा, लेकिन साथ में कंडीशन आ जाएगी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन जीरो का मान 2, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। देख लीजिए परिभाषा, एन जीरो का मान 2 हो गया यहाँ पे। ये हुआ कब? ये किसी एप्सिलॉन के मान के लिए हो गया, ये किसी अक्ष के मान के लिए हो गया। ठीक है, तो अलग अलग मानों के लिए अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। अभी एक ही मान ज्ञात किया है, एक मान और ले लेते हैं कोई, किसके, ये 0 और 1 के बीच में, और देखते हैं कि एन जीरो का मान डिफरेंट होता है या नहीं। एप्सिलॉन का कोई भी मान आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लीजिए, 1/3, 1/2, 1/4, कोई भी आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पहचानना है, पहली बात तो ये कंडीशन होगी कब होगी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मान रख के देख लीजिए आप, एन बराबर 1 रखोगे सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, 2 रखोगे हो जाएगा, 3 रखोगे हो जाएगा, 4 रखोगे हो जाएगा, तो मतलब या तो एन का मान 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा। तो आप देख लीजिए कि एन और एन जीरो क्या है। अब आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि एन जीरो कहाँ से ज्ञात होगा। एन जीरो भी कैपिटल एल में है, एन भी कैपिटल एल में। ओके, एन जीरो का मान 2, अब आपको सिंपल रूप में समझ में आ जाएगा, और बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, जहां पे ध्यान रहे एप्सिलॉन का मान 1/3 ये अपन ने लिया है, एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, जहां एन जीरो का मान 2 है। तो ये अपनी मेन परिभाषा थी, वो सेटिस्फाई हो रही है। ये किसके लिए हो रही है? ये एफ का जो मान दिया गया है, इसके लिए एफ का कोई मान आ गया, अपन ने एक्स का कोई मान डिसाइड किया है, अपन ने एप्सिलॉन का कोई मान डिसाइड किया है। एन जीरो किस पे डिपेंड हुआ? एन जीरो पे वो एक्स और एप्सिलॉन पे डिपेंड हुआ। एन जीरो का मान 2 कब आया? जब आपने एक्स बराबर 1/2 लिया, जब आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3। एक और करके देख लेते हैं कि चेंज होता है नहीं होता। अगर चेंज होता है तो यहाँ से एक्स का मान ये होगा, एप्सिलॉन का मान ये होगा, दोनों पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का कोई एक मान ओ ले लेते हैं। ओके, देखिए आप इसको नोट कीजिए अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो आपकी सेकेंड यूनिट है रियल सीक्वेंस, वो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए आप। एक मान और लेते हैं। देखिए आपने अब तक 3 मान लिए, एक लिया 0, एक 1 लिया है। ठीक है, एक इसके बीच में लिया था 1/2। अब एक और देख लेते हैं कि क्या इसके लिए भी M0 का मान वही आता है या चेंज होता है, और यही बात अपने को यहाँ से सीखनी है। ठीक है, तो जो आप इसके बीच में मैंने कोई मान लिया है, ये 2/3 सही है,
ये आएगा 0.6, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आप और भी कोई भी मान ले सकते हो 0 और 1 के बीच में, जो आपको ठीक लगे। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एफ एन एक्स का मान 2/3 की पावर n हो जाएगा और एफ एक्स का तो मान आपको पता ही है ये 0 रहेगा इसके बीच में। ठीक है, हम लिख चुके हैं इसको। अब जो अपने को ज्ञात करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापन, एफ एन एक्स का मान 2/3 की पावर n, एफ एक्स का मान 0। ये कितना आएगा 2/3 की पावर। अब ये होगा कब, एप्सिलॉन यानी 1/3 से छोटा, तो वो मान देखिए अब आप n के लिए। देखो n का मान आप 1 से स्टार्ट रखना शुरू कर देना, क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो n बराबर 1 रखते हो, कितना आएगा 2/3, 1/3 यानी ये 0.33 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको समझना है उसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, समझ लीजिए। तो n बराबर 1 रखोगे 2/3, कितना आया 0.6, और 0.6 है वो छोटा थोड़ी होता है, इसका मतलब n 1 के बराबर नहीं होगा इस कंडीशन के। 2 रखो, 2 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। n बराबर 2 रखोगे तो 4/9 यानी 0.4, कितना आएगा 0.4 इस तरीके से। और ये भी जो 0.33 है उससे छोटा नहीं है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। n इज इक्वल टू 3 रखो, कितना आएगा 8/27, 8/27। इसको हल करो, कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, 0.298 आ जाएगा ना। इसको हल कर सकते हो आप, 80 हो जाएगा। 81, तो 3 से कम बचेगा ये, तो मैंने ये समथिंग लिख दिया 0.29, और ये छोटा हो जाएगा इससे 0.33 से। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई। 4 के लिए वो देख लेते हैं, तो 4 के लिए कितना होगा, यहाँ से इसकी पावर 4 करोगे तो जाएगा 16/81, 16/81। इसको हल करोगे तो ये कितना आएगा 0.160 में भाग जाएगा, एक बार 0.19 के समथिंग। और ये भी क्या है छोटा होगा किससे 0.3 से। तो अपन बोल सकते हैं कि इस कंडीशन सेटिस्फाई होगी कब, जब n का मान या तो 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो। आप आगे भी दे सकते हो 5, 6, 7, इस सब के लिए सेटिस्फाई होगी। ये भी n इक्वल टू 3, n0 का मान 3 आ गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस अब आपके अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। तो ये रफ फर्क में आप साथ में लिख लेना। यदि n का मान 3 के बराबर हो, 3 से बड़ा, अर्थात n0 का मान कितना समझ सकते हो आप, 3 समझ सकते हो, बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो जो n0 का मान प्राप्त हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक तो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है और वो एक अक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। 1/2 लो, 2/3 लो, तो हालांकि बराबर वाली कंडीशन में उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई सारांश नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से सारांश अवश्य निकलेगा। n0 हम किस पे डिपेंड है, वो अक्स और वो एप्सिलॉन पर निर्भर है। यही मैंने आपको उसकी परिभाषा लिखवाया था, और यही इसको अलग करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को बिंदु से अभिसरण को। ओके, ये लाइन आप अच्छे से देख लीजिए। बिंदु से अभिसरण के लिए n0 का मान है वो एप्सिलॉन का अक्ष पर निर्भर करता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि अक्ष के भिन्न भिन्न मानों के लिए ऐसे बोल सकते हो
या अक्ष के भिन्न भिन्न मानों के लिए n0 भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो। बस ये जो अपना सारांश है ये आपके क्लियर होना चाहिए, यही अपने आगे काम में आएगा थ्योरम में, और उसकी ये जो एग्जाम्पल है उनको करें। ठीक है, तो ये आज का अपना कुछ बेसिक था, आपको अच्छे से इसको समझना होगा। जो स्टार्टिंग था वो केवल अनुक्रम लिखा था, एक्स एन की जगह एफ एन एक्स, केवल प्रतीक चिन्ह चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल किए अपन ने। पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंट था उसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, और उससे संबंधित ये एग्जाम्पल और ये आपका निष्कर्ष कि n0 है वो होता क्या है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि n0 होता क्या है, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई कंडीशन आएगी एप्सिलॉन पे, वो जो मान होगा उस पर वो थोड़ी सी डिपेंड, और ये डिपेंड कब होगी जब आपका n0 का कोई ना कोई मान होगा, यानी n जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी मान आएगा वो n0 का मान होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको 2-3 बार आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये क्लियर हो गया, पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी चीज जो उसका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपकी शुरू की 2-3 क्लास है वो आप अच्छे से इसकी कवर कर लोगे। ओके, उम्मीद करते हैं आप आज की क्लास में आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लिखना, समझना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।